had an absolutely outstanding quarter, and we set several records both in operating and financial performance. रिलायंस ने शानदार नतीजों से बाजार को चौंकाया। मुनाफे में रिकॉर्ड बढ़त, जीआरएम भी पहुंचा 7 साल की ऊंचाई पर। हर कॉल ड्रॉप पर अब आपको मिलेगा ₹1। टीआरआई ने जारी किया फरमान, सीएनबीसी आवाज की खबर पर लगी मोहर। जजों की नियुक्ति के मामले में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का झटका, न्यायिक नियुक्ति आयोग को ठहराया असंवैधानिक। जुडिशरी के साथ कॉन्फ्रेंस करना हमारा उद्देश्य नहीं है, मगर जो देश के हित में जो जनता का हमने वादा किया उसको कानून के रूप में परिवर्तित करके जनता का भला करने के लिए हम कोशिश करेंगे और प्रयास करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार हुई हैरान। हमसे खास मुलाकात में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, कानून बनाना संसद का काम, संसद में दोबारा कानून लाने के दिए संकेत। नेस्ले का दावा, तीनों लैब के टेस्ट में मैगी हुई पास। ग्लोबल सीईओ ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, जल्द करेंगे मैगी को दोबारा लॉन्च। आखिरी घंटे में पलटी बाजार की बाजी, सेंसेक्स ने भी जोड़ी डबल सेंचुरी, निफ्टी निकला 8,200 के पार। ई कॉमर्स बिजनेस में उतरा आदित्य बिरला ग्रुप। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कुमार मंगलम बिरला ने कहा, डिस्काउंट के होड़ में नहीं होंगे शामिल, फिर भी ई कॉमर्स का एप्पल बनने का है लक्ष्य। जो प्राइसिंग है वो इतनी शार्प है कि डिस्काउंट की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार में दूसरे चरण का मतदान खत्म, 32 सीटों के लिए पड़े 55% वोट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार दल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आगे बढ़े उससे पहले देखते हैं कुछ और हेडलाइंस। आधार नंबर है तो 3 दिन में निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद सरकार आधार के इस्तेमाल को तेजी से बढ़ावा देने में जुटी। सरकार की तमाम जद्दोजहद के बाद दुकानों पर आ गई इंपोर्टेड दाल, फिर भी चुकानी होगी ₹120 किलो की कीमत। महाराष्ट्र में कम बारिश का कहर, करीब 15,000 गांव सूखाग्रस्त घोषित। प्रभावित गांव में स्कूल कॉलेज की फीस माफ। सबसे पहले बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शानदार नतीजों की। रिलायंस इंडस्ट्रीज की जिसने दूसरी तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए, अब उसकी बात करते हैं। मुनाफा 6,500 करोड़ के पार पहुंच गया है, तो जीआरएम 7 साल की ऊंचाई पर जा पहुंचा। रिलायंस के नतीजों को और अच्छे से समझने के लिए चलते हैं सीएनबीसी आवाज के सीनियर एडिटर नीरज बाजपेयी के पास। नीरज, कहां से मिला नतीजों को बूस्ट, नंबर्स क्या बता रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सारे बाजार के जो अनुमान थे वो ध्वस्त हो गए और रिलायंस ने जिस तरीके से जीआरएम पेश किया वो सचमुच चौंकाने वाला है और 7 साल के हाईएस्ट लेवल पे है। हमने जब खास बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये आगे क्वार्टर्स में भी मैनेज कर सकते हैं इस लेवल को, या इससे भी हायर जा सकते हैं, वो और ज्यादा पॉजिटिव बात है। नतीजों पे आप नजर डालेंगे तो जो मुनाफे का अनुमान हम लगा रहे थे 6,000 करोड़ के आसपास, उसको बीट करते हुए 6,500 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट शो किया है। वहीं रेवेन्यू में भी जबरदस्त उछाल है और 60,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू आया है। एबिट मार्जिन जो हमको अंदाजा लग रहा था कि शायद 8,750 करोड़ के आसपास रहेगी, वो उसको कहीं ज्यादा 1,000 करोड़ से बीट करते हुए 9,835 करोड़ पे रखा है, तो ये भी एक सरप्राइजिंग था। दूसरा का आंकड़ा जो उनका था रिफाइनिंग मार्जिन की जो एबिट मार्जिन थी वो भी 8.4 के मुकाबले 10.6, तो यानी जितने भी पैरामीटर्स आकलन के थे उन सब में बाजार को काफी पीछे छोड़ते हुए रिलायंस ने सरप्राइज किया है। आगे जो ग्रोथ का फोकस होगा, जो बिजनेसेस होंगे, उसमें मैं आपको बता दूं कि ई कॉमर्स में भी कंपनी प्लान करी तो नहीं, क्योंकि रिटेल बिजनेस की ग्रोथ मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, YoY शानदार चल रही। तो अब उनका ये कहना है कि वो ई कॉमर्स में भी अपने हाथ आजमाएंगे और कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे काम चल रहा, जल्दी लॉन्च होंगे। जहां तक टेलीकॉम बिजनेस की है तो बिल्कुल ऑन ट्रैक है लॉन्च, और 4G स्मार्टफोन जो लाइफ LYF के नाम से है वो आपको दिवाली के मौके पर लॉन्च होते हुए दिखेंगे। और जैसा कि एजीएम में खुद चेयरमैन मुकेश अंबानी ने प्रॉमिस किया था कि अफोर्डेबल होगा, नीचे से लेकर ऊपर तक की रेंज होगी, वो पूरी रेंज आपको दिवाली के समय लॉन्च होती हुई दिखेगी, लाइफ जो LYF के नाम से है।
जहां तक कॉल ड्रॉप की बात है तो उसमें भी कंपनी का मानना है कि जबरदस्त नेटवर्क बनाया गया है पूरे देश में और उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए पूरे स्पेक्ट्रम का प्रॉपर इंतजाम भी कर लिया गया। 7 सर्कल में आरकॉम के साथ स्पेक्ट्रम शेयरिंग और ट्रेडिंग का उनके साथ बातचीत भी चल रही है जो नेगोशिएट होगी। तो कॉल ड्रॉप जैसा कोई इशू सामने खड़ा नहीं होगा। तो एक फुल फ्लेजेड तैयारी के साथ 4G लॉन्च करने की पूरी योजना बना ली गई है। तो रिटेल, टेलीकॉम और ऑयल एंड रिफाइनरी सभी मार्जिन पे जबरदस्त आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के CFO आलोक अग्रवाल के मुताबिक सितंबर कंपनी के लिए सबसे अच्छी तिमाही रही है। फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग मोर्चे पर कंपनी ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। At the very outset, I would state that we had an absolutely outstanding quarter and we set several records both in operating and financial performance. To begin with, our consolidated PBDIT was 12,636 crores, up 4.5% quarter on quarter. If we look at our consolidated net profit, we reported rupees 6,720 crores, up 8% quarter on quarter and 12.5% year on year. We had two extraordinary items, netting those which had a positive impact of 252 crores. Our consolidated net profit was 6,468 crores, up 4% quarter on quarter and 8.3% year on year. The retail business has done well. It is profitable. We crossed the landmark of 5,000 crores of revenue in this quarter. We opened 110 stores in this quarter. We added stores in fashion and in digital format. And revenue growth has been strong, both in digital as well as fashion in this quarter. To round it off, our financials continue to be strong. We spent just over 20,000 crores in capex this year. And all our ratings continue to be at AAA and our international ratings continue to be investment grade. वहीं जानकारों ने रिलायंस के नतीजों को थम्स अप दिया है। उनका मानना है कि रिलायंस की शानदार नतीजों के बाद बाजार अब तेज रफ्तार पकड़ेगा। अब मैं समझता हूं कि कम से कम 4 डिजिट में खुलना ही चाहिए। इसको 4 डिजिट में खुले नहीं तो खुल करके फिर 4 डिजिट में चला ही जाना चाहिए और उसके कारण मैं समझता हूं निफ्टी के ऊपर एक बहुत अच्छा पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा क्योंकि एक हैवी वेट स्टॉक है। मैं समझता हूं आसानी से जो है 30-40 पॉइंट निफ्टी को बूस्ट सिर्फ रिलायंस दे सकता है। लार्ज कैप के अंदर आपको अच्छे नंबर साथ दिखाई दिए हैं और जो आशा बनी है नए बिजनेस को लेके आगे जो बनेगी मार्केट के अंदर जो आशा है तो उस दृष्टि से मेरे ख्याल से ये लीडरशिप ले सकता है। तो उस दृष्टि से ये बहुत ही अच्छे और मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है और शेयर धारकों के लिए भले आप रिलायंस के शेयर धारक हैं या नहीं आपके लिए पॉजिटिव समाचार है बिकॉज बाजार इस बलबूते को इस एक तिनके को पकड़कर ऊपर जा सकता है। जहां तक आरएल का सवाल है आई थिंक इतने टफ क्वार्टर में इन्होंने 10.6% का जीआरएम दिखाया और आई थिंक 11% का नेट मार्जिन। आई थिंक इट्स प्रोबेबली वन ऑफ द फर्स्ट रियली गुड टॉप लाइन आई वुड से ए ग्रेड कंपनी रिजल्ट्स टू कम आउट और मेरे ख्याल से इससे शायद जो मार्केट का सेंटिमेंट है काफी हद तक बदल सकता है। और हम आपको बता दें कि आप जो चैनल देख रहे हैं इसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। कॉल ड्रॉप पर कंज्यूमर को बड़ी राहत मिली है लेकिन टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा झटका मिला है। कंपनियों को अगले साल 1 जनवरी से कॉल ड्रॉप के लिए मुआवजा देना है। यह आदेश टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI की तरफ से आया है। हमसे खास बातचीत में ट्राई चेयरमैन RS शर्मा ने बताया कि प्रति कॉल ड्रॉप पर कंपनियों को ₹1 का मुआवजा देना होगा। हालांकि कंपनियों को एक दिन में अधिकतम ₹3 का ही हर्जाना देना होगा। रेगुलेशन को लेकर मुआवजा अब फाइनली आपने तय कर दिया है। कुल मिलाकर क्या मसौदा है इसमें? देखिए उसमें जब भी कॉल ड्रॉप होता है तो अथॉरिटी का ये मानना है कि हर व्यक्ति को जिसका कॉल ड्रॉप हुआ है उसको ₹1 प्रति कॉल ड्रॉप का कंपनसेशन देने का निर्णय अथॉरिटी ने लिया है और साथ ही ये भी कहा है कि प्रतिदिन ये लिमिट रहेगी 3 कॉल ड्रॉप्स की। इसका मतलब 3 कॉल ड्रॉप्स तक उसको मुआवजा मिलेगा
और इस फैसले को 1 जनवरी से लागू करने का निर्णय अथॉरिटी ने लिया है। क्या सही तरीके से पालन होगा इस पूरे सिफारिशों का? इसको कैसे टीआरए इंश्योर करेगा सर? मैं समझता हूं कि पूरी तरह पालन होगा और उसके इंश्योरेंस के लिए भी जो तरीके टेक्नोलॉजी के तरीके मौजूद हैं उनको हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें एक बड़ा अहम सवाल है, कंपनीज और खुद ग्राहकों की तरफ से कुछ लिटिगेशन का मामला बढ़ता है कि कंपनीज स्पष्ट बोल रही है कि हम शायद लीगल रूट अपनाएं, और अगर कंज्यूमर्स को प्रॉपर कंपनसेशन नहीं मिलता शायद वो भी एक ऑप्शन रहेगा। देखिए, ये डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी में जो भी लीगल रास्ते जिसके लिए खुले हैं उनको लीगल रास्ते लेने का अधिकार है, इसमें मैं क्या कह सकता हूं। एक ग्लोबल बेंचमार्क कंपनी स्पष्ट कहना है, जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी कहती हैं कि कहीं भी इस तरह का कॉम्पनसेशन का क्लॉज नहीं है। कैसे आप इसको इंश्योर करेंगे कि कंपनी सही तरीके से पालन कर पाए? देखिए, ये बड़ी गंभीर समस्या है। कॉल ड्रॉप की समस्या बहुत ऐसी समस्या नहीं है, ये गंभीर समस्या है और इसके लिए ये जो समाधान निकाला गया है मेरी समझ में ये उचित समाधान है। कॉल ड्रॉप पर टीआरआई के फैसले का स्वागत करते हुए टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कंपनियों को कॉल ड्रॉप की समस्या के हल निकालने चाहिए और कदम उठाने चाहिए। कॉल ड्रॉप के बारे में सारे जो ऑपरेटर्स हैं उनको सघन तरीके से कार्रवाई करके इसका समाधान करना चाहिए। काफी कुछ हो रहा है और करने की जरूरत है, और इस समाधान में जितना हमारे सहयोग की आवश्यकता होगी विभाग की उसको दिया जाएगा, लेकिन इसकी प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी उनकी है। और टेलीकॉम एक्सपर्ट महेश उप्पल का कहना है कि टीआरआई का लिया हुआ फैसला बिल्कुल सही है। उनके मुताबिक कॉल ड्रॉप रोकने के लिए ऑपरेटर्स के साथ साथ सरकार को भी स्पेक्ट्रम और टावर लगाने से जुड़े अहम कदम उठाने होंगे। इसमें जो इन प्रिंसिपल कोई भी कंपनी जिसका कॉल ड्रॉप होता है उसको कस्टमर को पैसे रिफंड करने चाहिए, उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं। पर इस टीआरआई का फैसला किस हद तक इफेक्टिव रहेगा उसका मुझे थोड़ा सा संदेह। इसका इलाज कई तरीके से हो सकता है और सब चीजों को इकट्ठा करना होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ऑपरेटर्स को अपने नेटवर्क्स ऑप्टिमाइज करने होंगे, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना होगा, पर इसके साथ साथ गवर्नमेंट को स्पेक्ट्रम और टावर्स की भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। जब तक ये तीनों चारों काम ठीक से नहीं हो जाएंगे, कॉल ड्रॉप्स का जो प्रॉब्लम है वो रहेगा। आमने सामने सुप्रीम कोर्ट और सरकार, जज ही करेंगे जजों की नियुक्ति। कोर्ट को नहीं पसंद सरकार का दखल, कौन बनेगा जज, कौन करेगा फैसला, आवाज अड्डा पर बड़ी बहस। मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले ने दावा किया है कि मैगी लैब टेस्ट में पास हो गई है। कंपनी का कहना है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जिन 3 लैब में जांच का आदेश दिया था उसमें सभी में मैगी को सुरक्षित पाया गया है। इधर कंपनी के ग्लोबल सीईओ ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि मैगी को जल्द वापस लॉन्च किया जाएगा। India Maggi noodles, and we have to say we have been cleaned again. We always say the product was safe, but that has a major impact, and we never. I expect it to be back sooner, but it's deeper, and yeah, you have to work with the authorities and get it back on the shelf. That's what we do now. हमारे सहयोगी वरुण जुड़े हैं ज्यादा डिटेल के साथ। वरुण, अब क्या माना जाए कि मैगी के लॉन्च का रास्ता लगभग साफ हो गया है? सही कहा आपने, कंज्यूमर्स की फेवरेट मैगी जल्द बाजार में लौटेगी। दरअसल 5 महीने पहले ज्यादा एमएसजी और लेड पाए जाने के मामले में मैगी को पूरे भारत में बैन कर दिया गया था और बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ समय पहले दरअसल ये आदेश दिए थे कि मैगी के जो सैंपल्स है उन्हें भारत की 3 लेबोरेटरीज में टेस्ट किया जाए। और मैगी के दरअसल 6 वेरिएंट्स में से 90 सैंपल्स पूरे भारत की 3 लेबोरेटरीज में टेस्ट किए गए और इन लेबोरेटरी से दरअसल मैगी को क्लीन चिट मिल गई है। इन लेबोरेटरीज का कहना है कि जो एमएसजी और लेड है वो तय मात्रा के अंदर ही है और एक क्लीन चिट दरअसल मैगी नूडल्स को अब यहां से मिल चुकी है। और ये मैगी के लिए यानी कि नेस्ले के लिए एक बहुत अहम फैसला है। वो इसके लिए है क्योंकि ओवरऑल जो नूडल्स मार्केट है उसमें मैगी का करीब 70 से 80% का मार्केट शेयर है और कुल आय में से नेस्ले की जो मैगी नूडल्स है वो करीब 25% कंट्रीब्यूट करती है। और ये जो बैन है उसका असर आपको पिछले तिमाही के रिजल्ट्स में भी देखने मिला था जब कंपनी ने लॉस क्लॉक किया था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैगी नूडल्स नेस्ले के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वहीं नेस्ले का ये कहना है कि अपने जो नए वेरिएंट्स है उसकी वो टेस्टिंग करेंगे लैब में और उसके बाद बाजार में उतारेंगे। यानी कि मैगी नूडल्स को अब एक क्लीन चिट मिल गई है और बहुत जल्दी आपको आपकी फेवरेट मैगी बाजारों में मिल सकेगी। और यह वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे ई कॉमर्स बिजनेस में उतरा है अब आदित्य बिरला ग्रुप।
और आखिरी घंटे में कैसे बदले बाजार की चाल, ये भी देखिए छोटे से ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के साथ ही सरकार आधार के इस्तेमाल में तेजी लाने में जुट गई है। मसलन अगर आपके पास आधार नंबर है तो पीएफ का पैसा निकालने या फिर ट्रांसफर करने में सिर्फ 3 घंटे लगेंगे। पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड की निगरानी करने वाला संगठन यानी ईपीएफओ जल्द ही ऐसी सुविधा लॉन्च करने जा रहा है। सरकार की इस कोशिश के तहत और क्या क्या सुविधाएं मिलने जा रही हैं, जानने के लिए हम बात करेंगे अपने ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, सबसे पहले तो ये बताएं कि पीएफ का पैसा 3 दिन में कैसे निकाला जा सकेगा और सरकार आधार को बढ़ावा देने के लिए और क्या क्या कदम उठा रही है? देखिए, पीएफ का पैसा अगर आप 3 घंटे में निकालना चाहते हैं तो आपको सीधा से ये करना पड़ेगा कि आपको पहला तो काम अपना आधार नंबर आपका जो पीएफ अकाउंट नंबर है उसमें जोड़ना पड़ेगा, और दूसरी बात कि आपको पीएफ के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। हालांकि व्यवस्था अभी शुरू नहीं हुई है। इस व्यवस्था का एक प्रस्ताव, ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रस्ताव और 3 घंटे के भीतर पीएफ का पैसा निकाला जाए, इसके लिए जो फार्मूला बनाया गया है उस फार्मूले का प्रस्ताव ईपीएफओ ने भेजा है फिलहाल लेबर मिनिस्ट्री के पास। लेबर मिनिस्ट्री से इस बात की मंजूरी मिल जाएगी, उसके बाद ईपीएफओ इसको जल्द से जल्द लागू कर लेगा। माना जा रहा है कि मार्च के आखिरी हफ्ते तक इस व्यवस्था को शुरू कर दिया जाएगा। यानी आप पीएफ का पैसा निकालना चाहें या ट्रांसफर करना चाहें तो आप ऑनलाइन आवेदन दीजिए और आपका 3 घंटे के अंदर पैसा ट्रांसफर हो जाएगा या फिर पैसा निकल जाएगा, बशर्ते कि आपने आधार नंबर दे रखा है, तो इससे आपका वेरिफिकेशन जल्दी होगा और सुविधाजनक होगा। लेकिन इससे आप अगर मार्च तक इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो एक सुविधा इसी महीने लॉन्च होने जा रही है। वो ये है कि फिलहाल पीएफ का पैसा निकालने जाते हैं तो आपको कम से कम 20 दिन का समय लगता है। अब इस 20 दिन के समय को घटाकर सरकार 3 दिन करने जा रही है। यानी इसी महीने से व्यवस्था शुरू हो जाएगी कि 3 दिन के भीतर भीतर आप पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। अब ये सिर्फ पीएफ का मामला ही नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद सरकार दूसरी सुविधाओं में भी आधार के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। मिसाल के तौर पर पेंशनर्स को हिदायत दी गई वित्त मंत्रालय की तरफ से कि आप लाइफ सर्टिफिकेट के पूरे कॉलम सही तरीके से भरें, उसमें आधार नंबर भी होता है, उसमें भी देने से जल्द से जल्द पीएफ का पैसा आप पेंशन मिल सकेगा। जनधन बैंक अकाउंट जो है उनमें आधार नंबर को डालने की प्रक्रिया और तेज की जा रही है। यानी जिन जिन स्कीमों में सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी आधार के इस्तेमाल को लेकर के, उन तमाम स्कीम में आधार के इस्तेमाल को और बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि आधार के फायदे को ज्यादा जल्द से जल्द जमीन पर दिखाया जा सके। जी शुक्रिया लक्ष्मण सारे डिटेल्स के लिए। और बाजार का रुख करते हैं। कमजोर शुरुआत के बाद आखिरी घंटे में बाजार में जोरदार तेजी आई। सेंसेक्स ने डबल सेंचुरी लगाई और 27,000 के ऊपर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी भी 8,200 के पार निकल गया। आज बैंकिंग शेयरों में भी जमकर खरीदारी हुई। बैंक निफ्टी में 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। वहीं मिड कैप शेयर भी बढ़त के साथ बंद हुए। तेल गैस शेयर भी तेजी के साथ बंद हुए। ऑटो शेयरों में रफ्तार दिखी। टाटा मोटर्स, मारुति, M&M में करीब 1.5% की तेजी रही। इस पूरे हफ्ते की बात करें तो सेंसेक्स 0.5% यानी %0.5% और निफ्टी भी करीब %0.5% चढ़कर बंद हुए। अब बात कर लेते हैं थोड़ी ई कॉमर्स की। आदित्य बिरला ग्रुप ने ऑनलाइन कारोबार में एक बड़ा दांव खेला है। कंपनी ने ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च की है। इस वेबसाइट का नाम है above.com। कंपनी का जोर फिलहाल लेटेस्ट फैशन पर होगा। इस ऑनलाइन स्टोर में कंपनी 55 ब्रांड्स के प्रोडक्ट शुरुआत में बेचेगी। कंपनी की नजर 18 से 25 साल के युवाओं पर है। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि ई कॉमर्स एक तेजी से उभरता हुआ ट्रेंड है। उनसे खास बात की हमारे सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी ने। आदित्य बिरला ग्रुप ने एक नए बिजनेस में प्रवेश किया है, वो है ई कॉमर्स, जो सबसे ज्यादा इस समय चर्चा में रहता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला जी। सर, आपको बहुत स्वागत है CNBC आवाज पे। सबसे पहले हमें ये समझाइए कि चूंकि आपके पास पहले से रिटेल का बिजनेस है, क्लॉथिंग का बिजनेस है, तो ये ई कॉमर्स में एंट्री के लिए कैसे और क्या आपका थॉट है? ई कॉमर्स जो है, जैसे आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, एक नया ट्रेंड है। तो जो यूथ है आज की, जो हम उनको मिलेनियल्स कहते हैं, एज ग्रुप 18 से 25 तक, they are the primary target audience for ABOF. Their buying behavior is such that they prefer to buy from portals as opposed to walking into a shop. And ABOF is basically उनके लिए targeted है, millennials के लिए, और हम ये चाहते हैं कि वो ABOF से खरीदें as opposed to any other fashion portal. लेकिन जिस तरीके से माहौल है
बड़ी बड़ी तमाम कंपनियां आ गई हैं, उनके पास बहुत फंडिंग भी आ रही है और वो लोग हर समय 365 दिन वो सेल चलाते रहते हैं और बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट देते हैं। चूंकि आप भी मास सेगमेंट को कैटर करना चाहते हैं, तो वहां से कोई आपको थ्रेट नहीं लगता, या आपकी यूएसपी क्या होगी? 10,000 ऑप्शंस नहीं रहकर शायद 2,000 होंगे, बट दे विल बी द बेस्ट। सो दैट इज अ कॉन्शियस डिसीजन दैट दे विल हैव अ क्यूरेटेड प्रोडक्ट मिक्स, क्यूरेटेड मर्चेंडाइज एट व्हाट दे कॉल ऑनेस्ट प्राइसेस। एंड जो प्राइसिंग है वो इतनी शार्प है कि डिस्काउंट की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऐसा हमारा मानना है। सो ये थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करिए, डिस्काउंट और शार्प, मतलब शार्प प्राइसिंग मीन्स व्हाट? ये समझाने के लिए आपको एक बार above.com पर जाना पड़ेगा। आई थिंक देन आप, मैं जो कह रहा हूँ उसकी आप अप्रिसिएशन कर पाएंगे। सर, ग्रुप की जो दूसरी कंपनियां हैं इसी सेगमेंट की, और चूंकि टेक्नोलॉजिकल बैकबोन बहुत ज्यादा चाहिए ई कॉमर्स के लिए, और अब तो ऐप बेस्ड सारी चीजें होती जा रही, क्या इस दिशा में भी आपकी पूरी तैयारी है? टेक्नोलॉजी में जो हमारा प्ले है वो है टेलीकॉम में, विच इज आइडिया। लेकिन एबॉफ और आइडिया के बीच कोई लिंक नहीं है, इन द सेंस दैट दे आर नॉट रिलेटेड बिजनेसेस। बहुत फंडिंग की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि आगे एक तरीके से कैश बहुत लगता है इस बिजनेस में, और नए नए प्रोडक्ट, नए डिजाइन्स। तो आप इसके लिए ओपन है कि कोई प्राइवेट इक्विटी या आगे फंड रेज करने के लिए मार्केट में लिस्टिंग के लिए आ सकते हैं? बिल्कुल, हम इसके लिए ओपन हैं कि ठीक समय पर अगर ठीक वैल्यूएशन हो, वी वेरी हैप्पी टू हैव एन एक्सटर्नल इन्वेस्टर, बट एट द राइट टाइम। सो मैं पढ़ रहा था आपके ग्रुप के बारे में, तो शायद ही कोई ऐसा सेगमेंट हो जहां पे बिरला ग्रुप की प्रेजेंस न हो, वो कोर इंडस्ट्री से लेकर के एकदम नए। तो एक तरीके से इकोनॉमी भी चूंकि अपनी बदल रही है पिछले 1-2 सालों से, और ग्रुप ने भी एक बिग लीप लिया, बैंक में भी आप आ रहे हैं, पेमेंट बैंक होगा, टेक्नोलॉजी ही है, मोबाइल ही है। क्या मैं ये सही समझ रहा हूँ कि बिरला ग्रुप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है कोर इंडस्ट्री से नई जमाने की इंडस्ट्री की तरफ? नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक दैट आज के दिन भी हम टेलीकॉम में हैं थ्रू आइडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं जिसमें हम अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज में हैं, म्यूचुअल फंड्स में हैं, रिटेल लैंडिंग में हैं, लाइफ इंश्योरेंस में हैं, हम ऑफलाइन फैशन स्पेस में हैं, पैंटलून्स, मधुरा गारमेंट्स की जो ब्रांड्स हैं जैसे लुई फिलिप, वैन ह्यूजन, एलन सॉली। तो आज के दिन भी हम इस ये जो आप कहते हैं न्यू एज बिजनेसेस की कैटेगरी में हम आज भी हैं, और ऐसा कह सकते हैं कि ये जो एडिशंस हैं दे आर कंटेम्पररी एडिशंस टू द पोर्टफोलियो। बड़ी उम्मीद है यहाँ पर कुमार मंगलम साहब को, लेकिन वहीं जानकारों का मानना है कि आदित्य बिरला ग्रुप ने ई कॉमर्स में उतरने में थोड़ी देर कर दी है। अब मौजूदा जमे हुए खिलाड़ियों के सामने कारोबार को जमाना आसान नहीं होगा। कॉमर्स में जो बिरला साहब करे बहुत देर हो गया, बहुत पानी आगे गया है, गंगा तो बहुत आगे चल गई है। तो अभी आकर उनका कुछ नॉवल्टी नहीं है, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म है, देखेंगे क्या करते हैं। जो कोई अभी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ट्रेडिशनल जो आ रहे हैं वो उतना पैसा खोने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि अभी तो सब डिस्काउंट पर ही चलती है। लोगों को रुचि मिल गए है ना कि कितना डिस्काउंट है वहीं पर देंगे। अभी एक सेल और दिवाली सेल, अभी दिवाली से जो लोग रहे हैं वो डिस्काउंट पर ही ले रहे हैं ना, वो ऐसा ले रहे कि ये बहुत दाम, ये माल बहुत अच्छा है, हमको चाहिए, कौन देख रहा है। और एप्पल के नए आईफोन 6s और 6s प्लस आज से भारतीय बाजार में लॉन्च हो गए हैं, लेकिन ये अब तक के सबसे महंगे आईफोन हैं। तो ऐसे में कई एप्पल फैंस इसके दाम कम होने का या कोई अच्छी स्कीम का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या ऐसा होने वाला है? शायद हाँ। देखिए CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर, और इसके लिए जुड़े हमारे साथ टेक गुरु अभिषेक तैलंग। अभिषेक, क्या एक्सक्लूसिव है, क्या गुड न्यूज है? देखिए, गुड न्यूज तो काफी बड़ी है। अगर आप अभी आईफोन 6s या 6s प्लस को खरीदने के लिए अपनी किसी एफडी को तोड़ने की सोच रहे हैं तो जरा थोड़ा सब्र कीजिए। हमें अपने सोर्सेज से ये पक्की खबर मिली है कि आईफोन 6s के दाम आने वाले हफ्तों में 6 से 7 हजार रुपए तक गिरने वाले हैं। आईफोन 6s के दाम में कमी एप्पल खुद ऑफिशियली नहीं करेगा, बल्कि इस बार एप्पल बाजार में मौजूद बाकी रिटेल प्लेयर्स को यह छूट देगा जिससे वो फोन के दाम को कम करके बेच सकें। हमारे सूत्रों के मुताबिक आईफोन 6s के दाम में गिरावट सबसे पहले ऑनलाइन रिटेलर्स देना शुरू करेंगे। ये गिरावट आपको जल्द से जल्द अगले हफ्ते और ज्यादा से
ज्यादा दिवाली के आसपास देखने को मिलेगी। यहाँ एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि इस बार एप्पल ने भारतीय बाजार में आईफोन को बेचने के लिए 5 डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स से हाथ मिलाया है और बाजार में काफी तगड़ा स्टॉक भी मौजूद है। ऐसे में इस वक्त आईफोन खरीदने की जल्दी करना आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है। वाह, ये बहुत ही बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है। शुक्रिया अभिषेक सारे डिटेल्स के लिए। पर तमन्ना, पता नहीं क्यों मुझे अब ऐसा लग रहा है अभिषेक की बात सुन के कि एप्पल की स्ट्रेटेजी तो नहीं है। पहले ही 20,000 ऊपर लाया और कह दिया कि 7,000 कम करने का मौका देंगे, क्योंकि पता है भारतीयों को बड़ा पसंद आता है डिस्काउंट। मैं उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ जो कल रात 12 बजे से लाइन लगाकर अपने एप्पल नए फोन लेकर घर पहुंचे हैं और शायद हमारा कार्यक्रम ये खबर अभिषेक की उनके लिए बहुत बुरी है। तो हमारे हार्ट फेल्ट फीलिंग्स आपके लिए, लेकिन इस बात में आप खुश रहे कि सबसे पहले आपके हाथ में वो फोन है। चलो ब्रेक लेंगे यहाँ पर। आगे जजों की नियुक्ति करने वाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया मोदी सरकार को तगड़ा झटका। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या सरकार और न्यायपालिका में बढ़ेगा टकराव, बात करेंगे देश के जाने माने वकील हरीश साल्वे से इस ब्रेक के बाद। जजों की नियुक्ति के लिए बनाए गए आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि जजों की नियुक्ति मौजूदा कलीजियम सिस्टम से ही होगी। हालांकि कोर्ट ने कलीजियम व्यवस्था में सुधार के लिए 3 नवंबर तक सुझाव मांगे हैं। एनजेएसी कानून को संसद में सर्वसम्मति से पास किया गया था। 20 राज्यों की विधानसभाओं ने भी ये कानून पास कराया था। हक पर जजों की नियुक्ति में बदलाव की इस व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सीएनबीसी आवाज के संपादक संजय पुगलिया से खास मुलाकात में संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने साफ संकेत दिया है कि सरकार इस कानून को दोबारा संसद में लेकर आएगी। नायडू ने कहा कि संसद में सर्वसम्मति से एनजेएसी कानून को पास किया गया था और कानून बनाने का काम संसद का है और वो आगे भी जनहित में कानून बनाती रहेगी। संसद का काम है कानून बनाना और एक कानून के बारे में सुप्रीम कोर्ट की एक राय हो सकती है। अब चूंकि स्ट्राइक डाउन कर दिया है तो सरकार के तौर पर आप इसका रास्ता क्या निकालने जा रहे हैं? नहीं, अभी पूरा अध्ययन करने के बाद ही हम रिएक्ट कर पाएंगे। आपस में हम लोग चर्चा करेंगे, विपक्ष से भी सलाह मशवरा करेंगे, क्या करना आगे उसके बारे में निर्णय करेंगे। हम कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, मगर सिस्टम जो संविधान में हरेक का विधि विधान क्या होना चाहिए, न्यायपालिका का क्या है, एग्जीक्यूटिव का क्या है और जुडिशरी का इसका क्या है, लेजिस्लेचर का क्या है, बहुत क्लियर है। तो इस सिचुएशन में कानून बनाना हमारा हक है। तो हमारा हक जो है और लोगों का मांग है उस हिसाब से हमने एक कानून बनाया है। फुल विल इज रिफ्लेक्टेड इन द बिल। गवर्नमेंट हैव ब्रॉट द बिल। सो नाउ द कोर्ट सेज इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हाउ इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल? लेट अस स्टडी व्हाट द फाइनल पॉइंट्स ऑफ द जुडिशरी जजमेंट एंड देन विल टेक सम फर्दर एक्शन इन दिस रिगार्ड। वैसे एक बात है, ये रियलिटी है कि जुडिशरी और अभी की सरकार के बीच में कई मोर्चों पर कन्फ्रंटेशन तो हो रहा है, टेंशन का रिलेशन तो है। हम कोई टेंशन नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं अटेंशन, विकास, विकास, तेजी से विकास। यही एकमात्र मुद्दा है हमारा। हम किसी के साथ कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहते और जुडिशरी के साथ कॉन्फ्रंट करना हमारा उद्देश्य नहीं है, मगर जो देश के हित में जो जनता का हमने वादा किया उसको कानून के रूप में परिवर्तित करके जनता का भला करने के लिए हम कोशिश करेंगे और प्रयास करते रहेंगे। फिर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कहा कि एनजेएसी कानून सर्वसम्मति से पास हुआ था और इसमें संसद के अलावा राज्यों की भी सहमति थी। जब ये संवैधानिक संशोधन लाया गया तो दोनों हाउस में यूनानिमस सपोर्ट हुआ, राज्यसभा में सिर्फ एक वॉकआउट हुआ था। देश की 20 विधानसभाओं ने इसका समर्थन किया था। जहां तक कॉलेजियम सिस्टम का सवाल है, स्वयं देश के बहुत ही आउटस्टैंडिंग जज वी.आर. कृष्ण अय्यर ने कॉलेजियम सिस्टम के बारे में गंभीर सवाल उठाए थे। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे। साल्वे साहब, बहुत स्वागत है आपका। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की अगर बात करें तो क्या लगता है आपको, क्या आप मानेंगे कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच भरोसे की कुछ कमी है? क्यों इस तरह का निर्णय आया? देखिए, ये जो आज ट्रस्ट डेफिसिट कहते हैं,
ये आज नहीं, ये पिछले कुछ सालों से चल रहा है हमारे सिस्टम में। हर PIL में कोर्ट का इंटरफियरेंस, कोर्ट मॉनिटरिंग, कोर्ट अपॉइंटेड कमिटीज, ये ट्रस्ट डेफिसिट नहीं तो क्या है। और ये बढ़ते बढ़ते इस बात पे आ गया है आज कि जहां जजेस की अपॉइंटमेंट पे आया वहां भी ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है। अगर मुझे आप पे भरोसा नहीं है, अगर छोटी चीज के लिए भरोसा नहीं कर सकता मैं आप पे, तो बड़ी चीज के लिए तो डेफिनेटली नहीं कर पाऊंगा। सालवी जी, सबसे बड़ी दिक्कत जो नजर आई इस पूरे मामले में है कि NGAC में जो 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की नियुक्ति की बात है वहां पर मामला अटक रहा है। कोर्ट का कहना है कि ये लोग कौन होंगे, कौन इन्हें चुनेगा और ये क्या कहेंगे। क्या इस बात को बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये एक बोन ऑफ कंटेंशन बन गया? देखिए, बोन ऑफ कंटेंशन मेरे हिसाब से एक वकील के नजरिए से अगर मैं आपको कहूं तो असल बोन ऑफ कंटेंशन जो ये है कि जुडिशियल प्राइमेसी जो है कि जजेस की प्राइमेसी होनी चाहिए। अगर आप शुरुआत यहां से करिए कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में, हमारे संविधान के ढांचे में यह है कि जुडिशियल प्राइमेसी होनी चाहिए, तो कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें प्राइमेसी डाइल्यूट होती है जुडिशरी की, वो आपको नामंजूर होगा। अगर हम एक कदम पीछे हटें और कहें कि हमारे संविधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर में जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, जिस भी तरीके से इंडिपेंडेंस अचीव किया जाए, जुडिशियल प्राइमेसी एक तरीका है वो इंडिपेंडेंस अचीव करने का। दूसरे देशों के जो अनुभव हैं उनसे हम ये भी जान सकते हैं कि बहुत अच्छे दूसरे किस्म के इंस्टीट्यूशंस हैं जिससे बड़े अच्छे जजेस का सिलेक्शन हो पाता है और जिसमें जुडिशियल इंडिपेंडेंस बनी रहती है। तो ये नहीं कह सकते कि एक सिर्फ फॉर्मूला 44 ही है जो चल पाएगा इस पे। अगर आप ये मान के चलें कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस सिक्योर करनी है, ना कि जुडिशियल प्राइमेसी सिक्योर करनी है, तो उसका फिर कंक्लूजन अलग आएगा। जी, पर सालवे साहब अब क्या होगा? क्या विकल्प सरकार के पास बचे हैं? अभी जो कथन चला यहाँ वेंकैया नायडू साहब का, आपने भी अगर सुन पाया हो, तो वो कह रहे हैं एक तरीके से कि एक संकेत दे रहे हैं कि दोबारा लेके आएंगे कानून को। क्या होगा आगे? बहुत विकल्प एक और है। कुछ जेन्युइन कंसर्न्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में उन्होंने किए हैं। एक जेन्युइन कंसर्न ये है कि आप ऐसा कानून नहीं बनाएं कि संविधान में तो सिर्फ इतना लिख दें कि एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमेटी होगी और पार्लियामेंट फिर कानून बनाए कि वो कमेटी क्या होगी। तो कल अगर पार्लियामेंट बदल के वो कानून को उल्टा पुल्टा भी कर दे तो फिर वो कमेटी वैसी टेढ़ी हो जाएगी। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये सब जो प्रावधान है ये संविधान में ही आने चाहिए अमेंडमेंट से। और कुछ जो कंसर्न्स एक्सप्रेस किए हैं जजेस ने, वो एड्रेस करके अगर दूसरी कमेटी बनाई जाए तो फिर देखा जाएगा क्या होता है। ये एक विकल्प है, मालूम नहीं, अब सरकार में लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो सोचेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सालवे साहब हमसे बात करने के लिए इस मुद्दे पर। और फॉरेक्स घोटाले में नाम आने के बाद एक्सिस बैंक ने सफाई जारी की है। हमें मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बैंक ने कहा कि वो पूरे मामले की आंतरिक रूप से भी जांच कर रही है। बैंक की दलील है कि साल 2010 में एक्सिस बैंक में पैसे का कुछ गैर कानूनी तरीके से लेन देन हुआ था। बैंक ने 2010 में ही इसकी जानकारी जांच करने वाली एजेंसी को दी थी। एक्सिस बैंक का कहना है कि इस मामले में बैंक हर तरह से जांच एजेंसियों को सहयोग कर रही है। और यहाँ वक्त हुआ एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद बिहार में दूसरे चरण का मतदान कैसा रहा ये आपको बताएंगे। बिहार चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग शांतिपूर्ण तौर पर खत्म हो गई। दूसरे दौर में 55% वोटिंग दर्ज हुई है, जो कि पिछले साल की तुलना में 3% ज्यादा है। पिछले साल वोटिंग करीब 52% रही थी। इसके साथ ही 6 जिलों की 32 सीटों पर 456 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में बंद हो गई है। पहले चरण की तरह इस चरण में भी महिलाएं बड़ी तादाद में वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंची।
और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के बयान से विवाद खड़ा हो गया है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में खट्टर ने कहा कि मुसलमानों को अगर इस देश में रहना है तो उन्हें बीफ खाना छोड़ना ही पड़ेगा। खट्टर ने जब अपने बयान से इनकार किया तो इंडियन एक्सप्रेस ने खट्टर के उस बयान की ऑडियो क्लिप जारी कर दी, जिस पर फिर से खट्टर को सफाई देनी पड़ी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर के बीफ बयान को लेकर बीजेपी एक बार फिर से निशाने पर है। सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि वो मनोहर खट्टर से बात करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी और सरकार की ये राय नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये बोलते हैं लड़कियां सड़क पर कैसे चले, इसको भी छोड़ देते हैं, बीफ खाने वाले पाकिस्तान चले जाएं। सर ये प्रोवोकेशन है, ये डराने का काम है। मैं हरियाणा मुख्यमंत्री से बात करूंगा। ये हमारा पार्टी का स्टैंड नहीं है। क्या खाना क्या नहीं खाना लोगों के विवेचन पे छोड़ देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जाति को नहीं तो मजहब को इसके साथ जोड़ना नहीं चाहिए। इंडिविजुअल हैबिट है। यू मे बी वेजिटेरियन, आई मे बी नॉन वेजिटेरियन। ये स्वेच्छा संविधान ने सबको दिया है। और वेंकैया नायडू से आप इस पूरी बातचीत को देख सकते हैं खास मुलाकात में आज रात 10 बजे। लेते हैं ब्रेक के बाद सरकार की तमाम जद्दोजहद के बाद दुकानों पर आ गई इंपोर्टेड दाल, फिर भी चुकानी होगी 120 रुपए प्रति किलो की कीमत। और महाराष्ट्र में कम बारिश का कहर, करीब 15,000 गांव सूखाग्रस्त घोषित। चार महीने की कोशिश के बाद इंपोर्टेड दाल सरकारी दुकान केंद्रीय भंडार पर तो पहुंच गया है। आज से बिकना भी शुरू हो गया है, लेकिन ये भी दाल सस्ती नहीं है। 1 किलो इंपोर्टेड दाल के लिए 120 रुपए किलो चुकाना होगा। 30,000 मेट्रिक टन 30,000 और 10,000 मेट्रिक टन उड़द दाल, ये मार्केट जो मंडी से किसानों से खरीदी जाएगी। देश से जैसे ही फसल आएगी तो किसानों से इसकी खरीद की जाएगी। जो भी मार्केट रेट होगा उस समय किसान जिस रेट पे भी देंगे। केंद्रीय भंडार से तुर दाल आज भी 120 रुपए दिल्ली में शुरू हो चुकी है मिलने। महाराष्ट्र के 15,000 गांवों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। राज्य में इस साल औसत से कम बारिश हुई है, जिसके चलते महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया है। सूखाग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों के साथ साथ स्कूल और कॉलेज की फीस माफ करने का ऐलान भी किया गया है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के बड़े इलाके सूखे की गिरफ्त में आ चुके हैं। राज्य के 189 ब्लॉक के 14,708 गांवों में सिंचाई की बात तो दूर, पीने का पानी तक मुहैया कराना राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। अब तक यहां सामान्य से 75% तक बारिश कम हुई है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार को इन गांवों को सूखाग्रस्त घोषित करने का फैसला लेना पड़ा है। राज्य के इतिहास में यह पहली बार है जब अक्टूबर में ही राज्य के हालात भांपकर सूखे का ऐलान हुआ है। आमतौर पर यह फैसला दिसंबर महीने में होता है। काल कैसी स्थिति है वो गांव के लिए किसानों को कुछ मदद की योजनाएं भी हमने आज जाहिर की है, जिसमें कि जो कर्जा होता है उस कर्जा का पुनर्गठन करना, नया कर्जा उनको उपलब्ध कर देना, बिजली का जो कृषि पंप का कनेक्शन है वो ना काटना, उनके जो लड़कों की फीस है वो फीस जो परीक्षा फी है वो माफ करना, ऐसे कई सहूलतें आज हमने घोषित की है। महाराष्ट्र सरकार सूखा प्रभावित इलाकों में किसानों को राहत पहुंचाने के मकसद से दिवाली से पहले ही कपास, सोयाबीन, मक्का और ज्वार जैसी फसलों की खरीद शुरू कर देगी। राज्य सरकार ने कृषि पंपों के बिल में 33.50% माफी का ऐलान किया है। इन इलाकों में छात्रों की स्कूल और कॉलेज फीस भी माफ कर दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार की तिजोरी में फिलहाल सूखा राहत के लिए 930 करोड़ रुपए हैं, जबकि 470 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए हैं। राज्य सरकार का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो केंद्र से सूखा राहत के लिए और पैसा मुहैया कराने की मांग की जाएगी। रौनक कुकड़े, मुंबई। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गुजरात में रंगारंग गरबा।
कॉफी चेन कैफे कॉफी डे चलाने वाली कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेस का आईपीओ करीब दुगना ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। कंपनी के आईपीओ के लिए करीब 5.25 करोड़ शेयरों की बोलियां मिली है। आईपीओ का प्राइस बैंड 316 से 328 रुपए का था। आईपीओ का आज आखिरी दिन था। फेस्टिव सीजन आते ही इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों ने ग्राहकों के लिए ऑफर की बरसात शुरू कर दी है। कोई कैशबैक ऑफर दे रहा है तो कोई दे रहा है भारी डिस्काउंट। सैमसंग ने भी त्योहारी सीजन को भुनाने के लिए ऑफर्स की झड़ी लगाई है। कंपनी के प्रोडक्ट खरीदने पर आपको स्मार्टफोन, साउंड सिस्टम जैसे आकर्षक गिफ्ट मिलेंगे। हमने लॉन्च किया है प्रीमियम सेगमेंट में कर्व्ड एंड SUHD एंड इन दी मास सेगमेंट वी हैव लॉन्च्ड द जॉय स्मार्ट. Similarly, in home appliances segment as well, for example, in case of the fully automatic, we have launched an active wash machine, which provides you a complete washing solution on one spot. We are getting a very good response, and to top up, हमने इसके अंदर काफी अच्छे अपने consumer offers डाले हैं. There are Samsung bundle offers, and there are freebies from like Airtel DTH and 3D glasses, जो consumer के लिए बहुत apt हैं. और महिंद्रा ने LCV सेगमेंट में 2 गाड़ियां उतारी है, सुप्रो वैन और सुप्रो मैक्सी ट्रक। इन दोनों गाड़ियों की कीमत 4.25 लाख रुपए के करीब है। कंपनी के मुताबिक 8 सीटर सुप्रो वैन को छोटे शहरों और कस्बों में फैमिली व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लॉन्च प्रोसेस, बेस्ड ऑन द कस्टमर इनसाइटिंग करने से हमको जो मालूम पड़ा कि कस्टमर स्टिल हैव गैप्स इन देयर नीड विच आर नॉट मेट बाय द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। तो ये 2 जो नए प्रोडक्ट हम लाए हैं, कीपिंग द कस्टमर्स अनमेट नीड्स, दोनों प्रोडक्ट में AC है, पावर स्टीयरिंग है, जो कोई भी प्रोडक्ट इन द इंडस्ट्री इन दिस क्लास ऑफ व्हीकल्स इज नॉट ऑफर्ड। तो ये इंडस्ट्री फर्स्ट है। और चलते चलते आपको ले चलते वडोदरा और दिखाते हैं वहां के गरबा के रंग। जमुना जी जल पर भाग गई थी क्या तो